हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम हाजिर हैं अपनी पहली क्लास में और आप लोग भी नीट की तैयारी ठीक से शुरू कर दीजिए और आज के चैप्टर को पहला चैप्टर मान के आप शुरू करेंगे। देखिए, आज हम शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जबकि आपकी एनसीईआरटी में पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बेसिक चैप्टर है। इसमें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, सब नॉलेज हो जाएगी। एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सब चीजें हमें यहां से पता लग जाएंगी। तो अब हम मोल कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, सेकंड चैप्टर बना के उसमें तो बहुत अच्छी तरह तैयार होगा वो। तो फिलहाल हम शुरू करेंगे आज एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक चैप्टर है, फंडामेंटल चैप्टर है और हमारा पहला चैप्टर है। तो देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में हमें पढ़ना होता है कि एटम्स क्या है, कैसे आए, किसने डिस्कवर किया। एटम्स की डिस्कवरी हुई तो फिर उसके बाद कैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक पहुंचे साइंटिस्ट कोई स्पेशल अलग से जीनियस नहीं पैदा होता। हमारी तरह से हिट एंड ट्रायल एक्सपेरिमेंट कर करके रिजल्ट ले लेके आदमी एक कंक्लूजन तक पहुंचता है, वही साइंटिस्ट है। तो हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से एटम्स से चलते हुए हम सब एटॉमिक पार्टिकल तक पहुंचे और फिर उन पार्टिकल्स के चार्ज, मास सब कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंडियन माइथोलॉजी में, हमारे वेदों में इस बात का जिक्र है कि अणु से पूरी दुनिया बनी है और अणु बने हैं परमाणु से। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आमतौर पर वही माना जाता है जो पश्चिम वर्ल्ड में ढूंढा गया या इतिहास में दर्ज किया गया। तो ये माइथोलॉजी में चला गया। अब हम इधर देखते हैं, ग्रीक में भी, ग्रीस जो देश है वहां के लोगों को ग्रीक कहते हैं। उन लोगों ने भी एटम का ही नाम एटॉमियो रखा था। एटॉमियो मतलब जो डिवाइड ना हो सके, अनडिविजिबल। तो इनका ये कहना था कि हर चीज, हर मैटर छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है और उसी को नाम दिया गया एटम। तो इनके तो नाम से पता लग रहा है कि इन लोग का सोचना था कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता। इसके बाद आता है 1808 में जॉन डाल्टन, ये एक ब्रिटेन के स्कूल टीचर थे मामूली, लेकिन अपनी रुचि के चलते इन्होंने एटम्स पे स्टडी की और इन्होंने एक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बहुत फेमस रही, वो दिया। इन्होंने बताया कि एटम्स नॉन डिविजिबल है, एक तरह के एलिमेंट के सारे एटम आइडेंटिकल होते हैं, और इन्होंने यह भी बताया कि ड्यूरिंग एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में एटम्स कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ना डिस्ट्रॉय होते हैं और ना क्रिएट होते हैं। ये तीन चीजें उन्होंने बताई कि एटम नॉन डिविजिबल होता है, हर एलिमेंट के सारे एटम आइडेंटिकल होते हैं और किसी भी रिएक्शन में एटम डिस्ट्रॉय नहीं होते, ना पैदा होते। एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब इसमें पहली चीज हम जानते हैं आज कि एटम डिविजिबल है। एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दूसरा, हर एलिमेंट के सभी एटम आइडेंटिकल नहीं होते, क्योंकि आज हम जानते हैं कि आइसोटोप नाम की चीज होती है। एक ही एलिमेंट अलग अलग मास का पाया जाता है, जैसे हाइड्रोजन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तीनों हैं हाइड्रोजन, मगर तीनों के मास अलग अलग हैं। तो आज हम जानते हैं कि एलिमेंट के एटम आइडेंटिकल नहीं होते। तो आधा ये भी गलत है, आधा ये भी गलत है। हाँ, ये पॉइंट ठीक है कि
किसी भी रिएक्शन में एटम्स डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होते। वो भी न्यूक्लियर रिएक्शन देखी जाए तो उसमें भी इसका एक्सेप्शन है। खैर, ये सब बातें अपने टाइम में काफी हिट रही इनकी। जॉन डाल्टन अपने इस थ्योरी के आधार पर, देखो बेटा एक बहुत जरूरी चीज है ये, जॉन डाल्टन को लोग इतना ही पढ़ा के छोड़ देते हैं, मगर एक बहुत जरूरी चीज है कि जॉन डाल्टन की डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से हम क्या क्या चीज प्रूव करने में कामयाब हुए उस दौरान। तो इसे नोट कर लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से क्लियर हुआ। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये सब लॉज हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। ये पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, एंड तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये तीनों आप ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये तीनों बेसिक केमिस्ट्री के लॉज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेन होते हैं। इसमें ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि कौन सा लॉ नहीं होता, तो इन तीन के अलावा जो दिया है वो नहीं होता। ये तीन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से प्रूव किए जा सकते हैं। तो इन्हें याद रखने का तरीका है जैसे C, M, ऐसे करके आप कैसे भी याद कर लीजिए। ये बेसिक लॉज है केमिस्ट्री के जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेन होते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि किस तरह से क्या एक्सपेरिमेंट हुए जिससे हम एटम से सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक पहुंच गए। एक बहुत सीनियर साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने कहा कि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड एटम्स। इन्होंने सिर्फ इतनी बात बताई कि चार्ज एंड एटम के बीच में कोई रिलेशन जरूर है। अब क्या रिलेशन है उन्होंने उस पर बात नहीं की, उन्होंने कहा देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज एंड एटम्स। तो भाई बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनकी एक बात कहना साइंटिफिक वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी बात थी। सभी साइंटिस्ट जुट गए कि आखिर चार्ज और एटम्स के बीच में क्या रिलेशन है ये देखने। तो इसमें तीन साइंटिस्ट, जे थॉमसन, जूलियस प्लकर एंड क्रूक्स, इन तीनों का काफी कंट्रीब्यूशन रहा है एक एक्सपेरिमेंट में जिसे हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में एक कांच की ट्यूब होती है जिसमें कैथोड और एनोड लगा होता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड एंड पॉजिटिव इज कॉल्ड एनोड। और सबसे जरूरी कंडीशन ये है कि यहां पर नियरली वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है 10 to the power of -4 mmHg प्रेशर क्रिएट करके। और बैटरीज जो होती हैं वो लगभग 10,000 वोल्ट से लेकर 20,000 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करती है। जब ऐसा हुआ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ये कंडीशंस क्रिएट की गई, तो ऐसे में कैथोड से एक स्पेशल टाइप की रेज निकलती है। ध्यान रहे ये रेज इनविजिबल है, किसी को नजर नहीं आती, लेकिन इन्हें डिटेक्ट किया जाता है। कैसे? एनोड जो है पोरस होता है, उसमें होल्स होते हैं,
एनोड के जस्ट पीछे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी होती है। जब ये कैथोड रेज यहां से इसके पार होके आती है तो यहां पे चमक पैदा करती है। तो ये चमक जो पैदा हो रही है, फ्लोरेसेंस जो पैदा हो रही है, इसी से हम डिटेक्ट करते हैं कि कैथोड रेज इमर्ज हो रही है यहां से, वरना दिखती नहीं किसी को। अब कैथोड रेज पता लगी कि निकलती है कैथोड से, तो इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी की जाएंगी। तो जैसे पहले देखा गया कि ये स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। इसके बाद अगर इसे पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड के बीच से पास किया जाए तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती है। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ती है, इसका मतलब ये खुद नेगेटिवली चार्ज्ड है। इतना भी क्लियर हुआ कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। फिर एक और चीज देखा गया कि अगर कैथोड रे के रास्ते में कुछ रख दिया जाए तो इसका शैडो बनाती है। अब एक बहुत जरूरी चीज जो कोई टीचर कभी एक्सप्लेन नहीं करता, ना कोई पूछता है ना कोई बताता है, कि जब ये रेज इनविजिबल हैं तो शैडो कैसे बनती है। भाई हम देखते हैं कि टॉर्च की लाइट जली तो शैडो बनी, तो लाइट भी तो हमें दिख रही होती है। ये इनविजिबल है तो इसकी शैडो कैसे दिखी। तो एक्चुअली होता यह है कि इसकी शैडो कहीं जमीन पर नहीं बन रही होती, इसकी शैडो बन रही होती इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर। क्योंकि जहां जहां कैथोड रेज पड़ रही हैं वहां वहां तो चमक पैदा होगी, और जहां की कैथोड रेज ने रोक ली है वहां पर इसकी शैडो दिखाई देगी। तो एक्चुअली जो शैडो बनती है ये जिंक सल्फाइड के स्क्रीन के ऊपर बनती है, ना कि कहीं बीच में। तो ये एक बात हुई। और सबसे जरूरी चीज जिसने पूरा खेल बदल दिया वो ये था कि अब तक हम इसे रे समझ रहे थे कि कैथोड से निकलती है तो कैथोड रे है, लेकिन सबसे जरूरी चीज कि जब इसे पैडल व्हील पर डाला जाए तो कैथोड रे जब पैडल व्हील पर पड़ती है तो पैडल रोटेट करने लगती है। ये बहुत अलग बात है, क्योंकि कोई भी रे कितनी भी पावरफुल हो कभी मैकेनिकल इफेक्ट नहीं पैदा कर सकती। आप कितनी भी लाइट वाली टॉर्च उठा के पेपर पर मारिए, देखिए पेपर हिलता है क्या, नहीं हिलेगा। तो अगर ये रे पिन व्हील या पैडल व्हील को रोटेट करा दे रही है, इट मींस ये मैकेनिकल इफेक्ट रख रही है, इट मींस इसमें काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², m फॉर मास। तो अगर इसमें मास होगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। इट मींस ये रे ना होकर पार्टिकल्स से बनी हुई है। तो एक्चुअली कैथोड रेज आर बीम ऑफ पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल निगेटिवली चार्ज हैं जैसा हम पहले देख चुके हैं। तो अब क्वेस्ट क्या शुरू हुआ, अब खोज शुरू हुई कि ये जो पार्टिकल है ये क्या है, ये कैसा है, इसका मास क्या है, इसका चार्ज क्या है। वो सारी स्टडी एक महान साइंटिस्ट जे थॉमसन है, इन्होंने किया था। तो पहले हम जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, जिससे इन्होंने जो पार्टिकल है जो बाद में इलेक्ट्रॉन के नाम से जाने गए, इसके ऊपर नई चीजें खोजी। तो हमने देखा कि जे थॉमसन ने अब उस पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करने का फैसला किया जिन पार्टिकल्स से कैथोड रे बनी हुई है। उन पार्टिकल्स को ही नाम दिया गया लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कैसे जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। लोग उसे पढ़ाते नहीं, कहते कोर्स में नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी में आधा पन्ना कवर किए हुए। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, एक ट्यूब थी जिसमें इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट, ये नॉर्थ ये साउथ, ये मैग्नेट्स हैं दोनों, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये लेफ्ट टू राइट है
और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन की बीम जो आएगी, मतलब कैथोड रेज, अभी इलेक्ट्रॉन टर्म नहीं पता है हमें, तो जो कैथोड रे की बीम आएगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, वो ऐसे आएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑफ है, तो यहां से बीम आ रही है, यहां बीच में टकरा रही है। अब मान लीजिए हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया, तो अब ये बीम लेफ्ट या राइट में डिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट और राइट में ही है। तो मान लो डिफ्लेक्ट होके यहां पे आई। अब हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और नीचे है, तो जाहिर है अब डिफ्लेक्शन ऊपर या नीचे की तरफ होगा। तो मान लो अब यहां पे आए, तो पहले केस में जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन थी तो यहां टकराती थी बीम, दूसरे केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन है तो यहां टकराती है ऊपर। अब इन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने, ये जो वेव जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑन थी, तो मान लीजिए वो यहां टकरा रही थी। अब इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फील्ड को एडजस्ट करना शुरू किया कि दोबारा वो यहां से फिर से उसी सेंटर पोजीशन पे आए जहां पे जब कोई फील्ड नहीं थी तब टकराती थी। तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में उन्होंने एक परफेक्ट बैलेंस बनाया, और उस बैलेंस के चलते दोबारा से बीम यहीं पे आके टकराने लगी, जैसे फील्ड हो ही ना। पहले जब फील्ड नहीं थी कोई तो भी बीच में टकराती थी, अब दोनों फील्ड है लेकिन बैलेंस्ड है, तो अब फिर वहीं बीच में आ रही है। इसी पॉइंट पर कि इस दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसको उन्होंने नोट किया। अपने एक्सपेरिमेंट में जे थॉमसन ने देखा कि पार्टिकल के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होता है उसका डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होता है। मतलब अपनी जो मेन पाथ था उससे डिफ्लेक्शन, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा। इसी तरह उन्होंने ये भी पता किया कि मास पार्टिकल का जितना कम होगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ये दोनों रिजल्ट आप बहुत ध्यान दीजिए। चार्ज जितना होगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन का। मास जितना कम होगा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन में दोनों चार्ज चीजें थी, चार्ज ज्यादा मास कम, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा आता था। तो इन्होंने उसे बैलेंस किया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को, और डिफ्लेक्शन खत्म कर दिया। और डिफ्लेक्शन को न्यूट्रलाइज करने के दौरान चार्ज की वैल्यू क्या है, मास की वैल्यू क्या है, ये उन्होंने नोट किया। और इसी वैल्यू को हम E/m वैल्यू कहते हैं। E/m मतलब चार्ज बाय मास रेशियो, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो देखिए जे थॉमसन ने अपने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ध्यान से देखिए, पहला वाला डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, अब इनका है जे थॉमसन का कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से E/m की वैल्यू निकली है, कौन से, CRT एक्सपेरिमेंट से E/m की वैल्यू निकली है, जो कि इतनी आई। जे थॉमसन ना चार्ज पता कर सके ना मास पता कर सके, लेकिन दोनों का रेशियो उन्होंने पता कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट से। कौन से एक्सपेरिमेंट से, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। E/m वैल्यू आए 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ये पूछा जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि ये माइनस में है कि प्लस में, तो ध्यान रहे ये प्लस में है, 10⁻11 है ना कि -11, 10⁻11। तो E/m वैल्यू आ गई। अब आगे देखते हैं हम कि E/m वैल्यू से E और m दोनों अलग अलग कैसे मिलते हैं।
जे थॉमसन के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, मिलिकन। मिलिकन ने अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, लगभग 8 इयर्स तक चला था ये। इतना लंबा क्यों चला ये भी पता लगेगा। लगभग 1906 से शुरू किया था इन्होंने और 1914 तक ले गए थे। एक्चुअली इन्होंने किया क्या, इन्होंने एक कांच का बॉक्स लिया, उसमें जो स्प्रे नहीं होता जैसे स्प्रे के करते हैं, उसी तरह के एक स्प्रेयर से ऑयल की ड्रॉप्स स्प्रे कर दी, करोड़ों ड्रॉप्स, करोड़ों अरबों ड्रॉप्स यहां पे स्प्रे कर दी। उसके बाद इन ड्रॉप्स पे उन्होंने क्या किया, एक्सरे मारी, एक्सरे से इंपोज किया। अब एक्सरे इस पे टकरा गई ड्रॉप्स पे, तो देखिए जैसे ड्रॉप है, ड्रॉप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक्सरे आके उससे टकराई, तो एक्सरे बहुत पावरफुल बीम होती है, जैसे ड्रॉप से टकराएगी तो ड्रॉप के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, किसी ड्रॉप से 1 इलेक्ट्रॉन, किसी ड्रॉप से 2 इलेक्ट्रॉन, किसी से 10 इलेक्ट्रॉन, अलग अलग इलेक्ट्रॉन छितरा जाएंगे। जैसे उससे टकराई इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो जब इलेक्ट्रॉन निकले तो हर ड्रॉप पे कुछ ना कुछ चार्ज आ गया। कोई किसी से 5 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो +5 हो गई होगी, किसी से 3 इलेक्ट्रॉन निकले +3 हो गई होगी। इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव बॉडी है। जब नेगेटिव बॉडी किसी बॉडी से निकल जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब इन सभी ड्रॉप्स पर लगभग 10,000 ड्रॉप्स पर स्टडी की मिलिकन ने, और उन्होंने हर एक ड्रॉप का चार्ज कैलकुलेट किया। इसीलिए 8 इयर्स का समय लगा, क्योंकि 10,000 ड्रॉप्स पे सबका चार्ज इन्होंने कैलकुलेट किया और देखा कि जो भी चार्ज था वो एक बेसिक, एक फंडामेंटल नंबर का मल्टीपल था। जैसे वो नंबर था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस चार्ज का ही किसी पे 2 टाइम्स था, किसी पे 3 टाइम्स था, किसी पे 10 टाइम्स था, लेकिन इससे छोटा चार्ज पॉसिबल किसी ड्रॉप पे नहीं था। किसी ड्रॉप पे इससे छोटा चार्ज नहीं मिला, या तो इसके 1 गुना था, या इसके 2 गुना था, या इससे 10 गुना था, लेकिन था इसी के मल्टीपल में। तो यह हुआ कि नेचर का सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज यही है, और इलेक्ट्रॉन नेचर का सबसे छोटा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन को यही चार्ज दे दिया गया कि यह चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, जो कैथोड रेज हमने देखी थी, कैथोड रेज एक पार्टिकल्स की बनी होती थी, वही पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, और उसका चार्ज ये है, माइनस में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसे निकालने के लिए देखिए इन्हें 8 साल का समय लगा। इसके बाद हम देखते हैं अब मास निकालना था कि चार्ज तो पता लग गया, चार्ज तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता लग गया इलेक्ट्रॉन का। चार्ज किससे पता लगा है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। तो हमें पता लग गया मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, यहां से चार्ज आ गया है। और जे थॉमसन ने बहुत पहले E/mv कैलकुलेट कर दिया था। तो हम दोनों की वैल्यू रखते हैं। अगर हमें मास निकालना है, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और E/m की वैल्यू है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, जो कि इलेक्ट्रॉन का मास है। तो इस तरह से मास हमने कैलकुलेट कर लिया। E
मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, ई बाय एम जे थॉमसन की मदद से। कौन सा एक्सपेरिमेंट था जे थॉमसन का? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, सीआरटी एक्सपेरिमेंट। और इन दोनों की मदद से, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट और कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से, मास निकल के आया इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी हो गई, किसने किया? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर जे थॉमसन को ही माना जाता है। और मिल्कन ने चार्ज पता किया, जे थॉमसन ने ई बाय एम पता किया, और दोनों की मदद से मास निकल आया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो ऐसे ही पॉजिटिव पार्टिकल्स की और आगे चल के प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई।